दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत पूछताछ की है। आरोप है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले का सच छिपाने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विभव कुमार समेत 36 आरोपियों ने 170 फोन से सबूत मिटाए। 2021 में बनी नई आबकारी में 100 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अभी तक इस केस में 2 आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के दफ्तरों का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई और फिर पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारियों को चोट आई है। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर के 6,379 पदों पर भर्ती के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए। इससे पहले घोषित रिजल्ट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। गुरुग्राम में 700 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही राज्य में 11 मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवार को चिरायु आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए के इलाज का लाभ मिलेगा। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 500 किसानों को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाकर 2,750 रुपए की गई है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुरेंद्र यादव ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। सुरेंद्र यादव ने कहा कि चाय बेचने वाला अब देश बेचने चला है। गुजरात के लोग सेना में नहीं जाना चाहते हैं। सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि आरजेडी की ओर से सुरेंद्र यादव के बयान को खारिज कर दिया गया है। आरजेडी ने कहा कि देश की सेना पर सबको गर्व है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को 2024 में पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर और पीएम मटेरियल बताया है। 2024 के चुनाव के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने विपक्षी एकता को जरूरी बताया। बिहार में सीएम पद को लेकर चल रही चर्चा पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की वकालत की है। किसी भी देश के लिए सबसे मुश्किल युद्ध वो होता है जिसमें उसका सामना दुश्मन देश की सेना से नहीं, बल्कि अपने ही देश में छिपकर बैठे अपने ही देश के दुश्मनों और ऐसी ताकतों से होता है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। ये वो ताकतें होती हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे ही देश के पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड पर इसी देश में रहते हैं, इसी देश से सारी सुविधाएं लेते हैं। यही उनकी पहचान भी है, लेकिन वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं और अलग देश बनाना चाहते हैं। और इस समय हमारा देश ऐसी न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ रहा है। आज हम आपको पंजाब लेकर चलेंगे, जहां खालिस्तान के समर्थकों ने जबरदस्त हिंसा की है। और इस समय पंजाब की स्थिति यह है कि वहां सड़कों पर खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि पंजाब में इस समय सब कुछ ठीक नहीं है और पंजाब अब सुलग रहा है। आपने उड़ता पंजाब तो जरूर सुना होगा, आज सुलगता पंजाब देखिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब के अमृतसर में आज खालिस्तान के 1000 से ज्यादा समर्थकों ने एक पुलिस स्टेशन पर खुलेआम हमला कर दिया और इस दौरान वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई। और बड़ी बात यह है कि ये तमाम लोग जब पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए आए, उस समय इनके हाथों में तलवारें और बंदूकें थीं। और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि इन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर न सिर्फ खालिस्तान के नारे लगाए, बल्कि इस दौरान 6 पुलिस वालों को घायल भी कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने तो वहां से किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस वालों के पास और कोई चारा नहीं था, या तो चुपचाप खड़े खड़े खालिस्तान का ये खेल देखते रहें या फिर वहां से जान बचाकर भाग जाएं। क्या हुआ, ये तस्वीरें अपने आप सब कुछ स्पष्ट कर देंगी। इन तस्वीरों को आप देखिए, बहुत ही चिंता करने वाली तस्वीरें हैं। इससे पहले
आप जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनते थे तो आप विचलित हो जाते थे। हमारा ध्यान तुरंत जाता था कि हमारे देश में बैठकर ऐसा कौन व्यक्ति है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान जिंदाबाद छोड़िए, अब हमारे देश में पंजाब में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम गूंज रहे हैं। और आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से भी कहीं ज्यादा गंभीर बात है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। तो हिम्मत देखिए इन लोगों की, खालिस्तान जिंदाबाद के खुलेआम नारे लगा रहे हैं। इनके हाथों में तलवारें हैं, इनके हाथों में हथियार हैं, बंदूकें हैं, और ये किसी भी देश में कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आज भी हमारे देश में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो लोग इससे आहत हो जाते हैं और जबरदस्त विरोध करते हैं। लेकिन जब खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो यही लोग इस पर चुप हो जाते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे हमें वैसे परेशान नहीं करते जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे करते हैं। और ये नारे अब बहुत बड़ा रूप लेते जा रहे हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तो बन चुका है, वो आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है, वो तो कट चुका हमारे देश से, वो ऐसा अंग है जो दशकों पहले हमसे कट गया। लेकिन पंजाब तो आज भी हमारा हिस्सा है। जब इसे खालिस्तान बनाने के नारे लगते हैं तो इस पर आपका खून वैसे ही खौलना चाहिए जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों पर खौलता है, क्योंकि ये अब की बात है, आज की बात है। और ये सारे वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। क्योंकि आज अमृतसर में जो कुछ हुआ उससे खालिस्तान के खतरे को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। असल में यह हिंसा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुई थी और इस आदमी का नाम है लवप्रीत तूफान। और यह व्यक्ति अमृतपाल सिंह नाम के एक खालिस्तानी नेता का बहुत करीबी सहयोगी है। पुलिस का कहना है कि पिछले दिनों वरिंदर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर खालिस्तान की मांग करने वालों के खिलाफ एक पोस्ट लिखी थी और इसी पोस्ट पे में अमृतपाल सिंह पर पंजाब के नौजवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट थी और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आरोप है कि इसके बाद अमृतपाल सिंह और उसके इस सहयोगी लवप्रीत तूफान ने इस व्यक्ति का अपहरण कर लिया और उसे बहुत टॉर्चर किया, उसे बहुत मारा पीटा। और बाद में जब इस व्यक्ति ने खालिस्तान के इन समर्थकों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो सैकड़ों लोगों की भीड़, हजारों लोगों की भीड़ आज पुलिस स्टेशन पहुंच गई और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। चिंता की बात यह है कि इस हमले के बाद पंजाब पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह से इस कदर डर गई है कि उसने उसके सहयोगी लवप्रीत तूफान को अब छोड़ने का ही फैसला कर लिया है। इन्होंने लगता सी कि असीं कुछ करन जोगे नहीं। मैं हुणे वार्निंग दिना, अद्धे घंटे या घंटे दे विच परचा ना कैंसल होया, जो कुछ होऊगा ओहदा जिम्मेवार प्रशासन है। जेड़ा सब्जी वाले नूं चीज नहीं दे सकदा ओहदे चीज दा कोई फायदा नहीं। उसके एवज में ये लोग इधर आए, दे हैव गिवन सम प्रूफ्स आल्सो। सो अब इनसे बातचीत हुई है एंड एसेट इज फॉर्म्ड एंड the person who was arrested, they have given enough proofs that he is innocent. So the sit is taking the cognizance of that thing and ultimately जो ये लोग अब peacefully disperse हो जाएंगे। तो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे ये कोई मामूली सी बात है। आप सोचिए,
इसी देश में, आजाद देश में, भारत में, जिसका अपना संविधान है, जहां पर अपनी पुलिस है, अपनी सेना है, वहां पर लोग इस तरह खुलेआम हथियारों के साथ आते हैं, पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं। और अगर आप बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां देखिए आप, पुलिस वालों को देखिए, पुलिस वालों ने एक बार भी इन लोगों से भिड़ने की कोशिश नहीं की, इन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, और पुलिस वाले एक तरफ चुपचाप खड़े हुए हैं। देखिए पुलिस वाले कैसे भाग रहे हैं। इन खालिस्तानियों का रास्ता रोककर पुलिस खड़ी नहीं हुई, बल्कि इनके रास्ते से पुलिस वाले हट रहे हैं। पुलिस वाले यहां से भाग रहे हैं अपनी जान बचाकर। यह बहुत ही चिंताजनक बात है और यह पंजाब पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आप इन तस्वीरों में खुद देखिए, पंजाब पुलिस को चाहिए था कि हर कीमत पर इन खालिस्तानियों को वहां रोकें और इन्हें जेल में डालें, इन्हें गिरफ्तार करें, वहां से डिस्पर्स करें, वहां से भगाएं। लेकिन इन खालिस्तानियों के भागने की बजाय देखिए पंजाब पुलिस के जो जवान हैं ये हट रहे हैं, ये पीछे हट रहे हैं, ये खालिस्तानियों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। और देखिए उसके बाद खालिस्तानियों ने वही किया जो वो चाहते थे, पूरी अपनी मनमानी की है पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस वाले एक मूक दर्शक की तरह बहुत शांति के साथ ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। इसलिए आज हम भारत के गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री से ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए। इस घटना में पुलिस वालों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस वाले यहां से क्यों भागे, पुलिस वालों ने इन्हें रोका क्यों नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और आप सोचिए ये वो राज्य है पंजाब, ये वो जगह है पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर ये जगह है, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, और उस जगह पर खालिस्तानी हमला करते हैं, पुलिस वाले उन्हें रोकने की बजाय भाग जाते हैं। यह भी हो सकता है कि इन खालिस्तानियों के साथ पंजाब पुलिस के लोगों की कोई मिली भगत हो और बाद में पुलिस के बड़े बड़े अफसर ऐसा दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कहते हैं कि हां हमने गलती से इनके एक सहयोगी को उठा लिया था। ये सबूत देने के लिए आए थे कि वो जो आदमी था वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, अब हमने वो सबूत ले लिया है और हम उस आदमी को अब छोड़ देंगे, हम उसे अदालत से छुड़वा देंगे। क्या ये इतनी मामूली बात है जो आप तस्वीर पर देख रहे हैं? आपने खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का नाम जरूर सुना होगा। भिंडरावाले खालिस्तान का वही पोस्टर बॉय था जिसने वर्ष 1978 से 1984 के बीच सैकड़ों लोगों की हत्याएं करवाई और हिंदुओं को अपना निशाना बनाया था पंजाब में। लेकिन आज का सबसे बड़ा खुलासा यह है कि अब पंजाब में फिर से भिंडरावाले को जिंदा किया जा रहा है ताकि भारत को और पंजाब को फिर से अस्थिर किया जा सके। लोगों का ध्यान तो अभी कश्मीर पर लगा हुआ है, लोगों का ध्यान पाकिस्तान जिंदाबाद पर लगा हुआ है। इसलिए इन लोगों को यह नया मौका मिल गया कि ऐसे में खालिस्तान बनाने की जो मुहिम है इसे अंदर ही अंदर तेज कर दो। पिछले साल 29 सितंबर को पंजाब के मोगा जिले के गांव में आजादी के नारे लगे थे और यह गांव खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले का ही गांव था। बड़ी बात यह है कि उस दिन यहां पर एक व्यक्ति ने एक ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? उसने कहा कि अब वो भिंडरावाले के सपने को पूरा करने के लिए एक नया और बड़ा आंदोलन चलाएगा और वो व्यक्ति यही अमृतपाल सिंह था जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल है। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको यह व्यक्ति काफी हद तक भिंडरावाले जैसा ही नजर आएगा, क्योंकि ये भिंडरावाले की कॉपी करता है, भिंडरावाले जैसा दिखना चाहता है, भिंडरावाले जैसा बनना चाहता है। अमृतपाल सिंह पिछले 6 साल से दुबई में था और यह पिछले साल ही सितंबर के महीने में भारत आया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस व्यक्ति पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और देश की सुरक्षा एजेंसियां भी इस खालिस्तानी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति खुलेआम वहां क्या कर रहा है आज आपने देख लिया। इसके अलावा इस खालिस्तानी को हाल ही में वारिस पंजाब दे नाम के एक संगठन का प्रमुख बनाया गया है जिसकी नींव दीप सिंह सिद्धू नाम के उसी व्यक्ति ने रखी थी। आपको याद होगा जिसने लाल किले पर दीप सिद्धू वही व्यक्ति है जिसने 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा लहराया था और इसके एक साल बाद 15 फरवरी 2022 को उसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यानी अगर आप सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी साजिश के बारे में अंदाजा अपने आप होने लगेगा। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को
पुनर्जीवित करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं कि इसने एक गृह युद्ध जैसी स्थितियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। गृह युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जो किसी देश के अंदर ही दो ताकतों के बीच एक खास उद्देश्य के लिए लड़ा जाता है। जैसे पंजाब में ये ताकतें इस राज्य को खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने के लिए अब आतंकवाद फैला रही हैं, और जब ये आतंकवाद बढ़ता है तो लोगों के बीच नफरत बढ़ती है, हिंसा बढ़ती है, डर बढ़ता है, और यही हिंसा सिविल वॉर की आग को जन्म देती है। आज पंजाब खालिस्तान की इस आग में कैसे तप रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में दिल्ली में अलग अलग राज्यों की पुलिस का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया था कि वर्ष 2015 के बाद से पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां अब कई गुना बढ़ चुकी हैं और इसके पीछे पाकिस्तान मुख्य तौर पर शामिल है। वर्ष 2021 में पंजाब पुलिस ने ऐसे 3,998 लोगों को 88 लोगों को की पहचान की थी जो सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के नौजवानों को खालिस्तान बनाने के लिए भड़का रहे थे, खालिस्तानी बना रहे थे। बड़ी बात यह है कि खालिस्तान समर्थकों ने पंजाब के युवाओं को कट्टरवाद की तरफ आकर्षित करने के लिए 1984 के सिख दंगों और पंजाब में खेती की बदहाली जैसे मुद्दों का इस्तेमाल किया, जो पंजाब के लोगों के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। पंजाब पुलिस ने 220 ऐसे परिवारों की पहचान की है जिन्हें सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था से आर्थिक सहायता मिलती है, यानी पैसा मिला है। सिख फॉर जस्टिस संस्था भारत में बैंड है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, और गुरपतवंत सिंह पन्नू नाम का एक शख्स अमेरिका में रहकर इस संस्था का संचालन करता है। आपने देखा होगा, बड़ा जोकर टाइप का वो आदमी है, बार बार अपने वीडियोस बनाकर दुनिया के सामने उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और उसे भी वायरल होने का बड़ा शौक है। और ये जो तमाम नेता हैं, ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि ये वायरल हो जाएं, लोग इन्हें सोशल मीडिया पर देखें और उसी के जरिए ये बड़े नेता बन जाते हैं। इस संस्था का मकसद है एक अलग खालिस्तान का निर्माण करना, एक अलग देश का निर्माण करना, और इसके लिए वो रेफरेंडम 2020 के नाम से एक अभियान चला चुकी है। पंजाब पुलिस की जांच में यह बात भी पता लगी कि कनाडा में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस संस्था के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के 178 लोगों को 7,19,000 रुपए बांटे, और इसका मकसद इन्हें आर्थिक सहायता देकर उन्हें उग्रवाद की तरफ आकर्षित करना था। खालिस्तान का अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा के लिए एक अलग राष्ट्र या सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र। खालसा की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में की थी, जिसके तहत खालसा का अर्थ प्योर यानी शुद्ध माना गया है। लेकिन समय के साथ साथ इस विचार के उद्देश्य बदलते चले गए और इसका राजनीतिकरण हो गया। 80 के दशक में भिंडरावाले खालिस्तानी मुहिम का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बन गया और वो खुद को संत बताता था, लेकिन उसने पंजाब के सिखों को भारत से अलग होने के लिए बहुत भड़काया और खालिस्तान नाम से एक आंदोलन चलाया, और पंजाब में फिर से इसी आंदोलन को, इसका आप समझ लीजिए कि पार्ट 2 खालिस्तान आंदोलन का अब पंजाब में देखने को मिल रहा है। आज पंजाब में खालिस्तान की मुहिम के तहत सांप्रदायिक नफरत पैदा हो रही है, ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग खुलेआम हो रही है और बढ़ रही है, अपराध लगातार बढ़ रहा है, और ये सारी चीजें जिन देशों से नियंत्रित हो रही हैं वो हैं पाकिस्तान और कनाडा। जैसे कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण मिलती है, ठीक उसी तरह से आज कनाडा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों के लिए एक सुरक्षित देश बन चुका है, और ये बात हम तथ्यों के आधार पर आज आपसे कह रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कनाडा में कई स्थानों पर खालिस्तान की मांग को लेकर जनमत संग्रह कराया गया, लोग वोट डालने के लिए आए, लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई थी, और इसके पीछे जो संगठन है उसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस। भारत में प्रतिबंधित यह संगठन उसी अमेरिका से ऑपरेट करता है जो खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है। इसलिए आज हमारा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से भी यह सवाल है कि क्या वो संगठन पर अपने यहां कोई कार्रवाई करेगा। इस संगठन पर यह एक बड़ी बात है। पंजाब को लेकर हमारे देश में आज भी लोग शायद गंभीर नहीं है, इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पंजाब में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो ना तो पंजाब के लिए सही है और ना ही इस देश के लिए सही है, और हमें अब पंजाब पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमें ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि सरकार न जाने क्यों किन कारणों से ये सब चीजों को वहां पर
होने दे रही है। अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, ये जांच का विषय है। इसके पीछे कौन सा दुश्मन देश हो सकता है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकते हैं जो इन लोगों को इतना भड़का रहे हैं कि ये लोग अपने ही देश के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं, अपने ही देश की पुलिस के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और अपने ही हमारे ही इस देश की पुलिस, पंजाब की पुलिस, इन लोगों से डर कर भाग रही है। अब हम पवन खेड़ा की उस तपस्या के बारे में आपको बताएंगे जिसे पूरा करने के लिए उन्हें ना तो वर्षों तक जनता के बीच कोई काम करना पड़ा, ना ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई पदयात्रा करनी पड़ी। कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने एक एयर कंडीशनड कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी जुबान थोड़ी सी हिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का बहुत ही अभद्र तरीके से अपमान कर दिया। इसके बाद उनका यह बयान वायरल हो गया। शायद उन्होंने ये बयान दिया भी इसीलिए होगा। वो रातों रात मशहूर बन गए, स्टार बन गए राजनीति के। और इसके बाद आज उन्हें असम की पुलिस ने एक एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया दिल्ली से, और 2.5 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई। तो आप ये समझ लीजिए, ये 2.5 घंटे की एक राजनीतिक फिल्म थी। इस पूरे राजनीतिक ड्रामा में आज देश के लिए बहुत सारी सीख छिपी हुई हैं, जिनके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। और ये टिप्पणी आप सुने उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आप इस टिप्पणी को ध्यान से सुनिएगा और फिर यह तय कीजिएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यह स्लिप ऑफ टंग थी, यानी गलती से उनकी जुबान फिसल गई और गलती से उन्होंने ये बयान दे दिया, या फिर आपको यह लगता है कि यह बयान उन्होंने सोच समझकर, जानबूझकर दिया था। अब आप उनका यह बयान सुनिए और खुद तय कीजिए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। आपने बयान जब सुना होगा तो इसमें आपको ठहाकों की आवाज आई होगी। इसमें आपने पवन खेड़ा को हंसते हुए देखा होगा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आपने देखी होगी, जैसे उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहकर दुनिया ही जीत ली। शायद वो तभी समझ गए थे कि ये बयान मेरा वायरल होने वाला है, ये बयान मुझे राजनीति की दुनिया में सुपरस्टार बना देगा, ये बयान मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता में रातों रात तब्दील कर देगा। इस बयान से मुझे बहुत सारे राजनीतिक नंबर मिलने वाले हैं। इस बयान से मैं बहुत सारे पॉइंट्स आज बटोर लूंगा। इस बयान से मैं कांग्रेस के बाकी सारे नेताओं को पीछे छोड़ दूंगा। उस मंशा की मुस्कुराहट देखिए आपको इनके चेहरे पर नजर आ रही होगी। अब आपको इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के बारे में बताते हैं, जो आज सुबह लगभग 11:40 पर शुरू हुआ और उस समय पवन खेड़ा समेत कांग्रेस पार्टी के लगभग 50 नेता और पदाधिकारी एक फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना होने वाले थे, जहां कांग्रेस का 85वां महाअधिवेशन शुरू होने वाला है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि टेक ऑफ से पहले जब पवन खेड़ा को विमान से नीचे उतारा गया, उस समय उनसे यह झूठ बोला गया कि उन्होंने जो बैग चेक इन के लिए दिया था, उस बैग पर कोई गलत टैग लगा दिया गया है। तो बड़ी बात यह है यहां जो समझने की कि पवन खेड़ा विमान में बैठ गए। विमान में बैठने के बाद पवन खेड़ा को वापस विमान से नीचे उतार दिया गया। पहले यह कहा गया कि उनके बैग में उनका जो बैगेज है उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद पवन खेड़ा विमान से नीचे उतर आए और जब वो नीचे उतर गए तब उन्हें यह पता चला कि वहां तो असम पुलिस की एक यूनिट आई हुई है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ असम में एक एफआईआर दर्ज हुई है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस बयान के आधार पर। क्या बात मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हटा गया। मुझे नहीं, इस बार आप आइए,
नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब। आपको अरेस्ट कर लिया गया ये तो बताया तो उन्होंने जी, क्या कारण है, कोई डॉक्यूमेंट्स किए? अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहीं रनवे पर ही विमान के ठीक सामने धरने पर बैठ गए और उसके बाद वो प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीरें भी शायद देश ने पहली बार देखी होंगी, जब हवाई अड्डे पर किसी विमान के सामने किसी पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए। अब हम आपको ये सब कुछ बताते हैं कि ये पूरा राजनीतिक ड्रामा कैसे 2.5 घंटे तक चला। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कैसे उसके बाद विमान के साथ ही वहीं रनवे पर बैठ गए और फिर प्रदर्शन करने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो पूरा राजनीतिक ड्रामा है, जो सुबह लगभग 11:40 पर शुरू हुआ और उस समय पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के लगभग 50 नेता यहां पर मौजूद थे। अब यहां पर 2 बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने में मुश्किल से 2.5 घंटे का वक्त भी नहीं लगा और उनके मामले में सुनवाई रिकॉर्ड स्पीड के साथ हुई। आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड वाली जो स्पीड होती है, उस स्पीड में उन्हें न्याय मिला है। 2.5 घंटे के अंदर ही सब काम हो गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई और जमानत भी हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की जमानत के लिए याचिका लगाई जा रही थी, उस समय दिल्ली के एयरपोर्ट पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बातें कर रहे थे, कब्र खोदने के नारे लगा रहे थे। और हमें पता है कि कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक और कार्यकर्ता इस वीडियो को शायद आगे चलकर गलत बताएंगे और कहेंगे कि ये तो फेक वीडियो है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये वीडियो हमने कांग्रेस पार्टी के ही ट्विटर हैंडल से लिया है। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी ने खुद ट्वीट किया है और इसमें आप सुनिए वो किस तरह आपत्तिजनक फिर से नारे लगा रहे हैं। और यहां जो नारेबाजी हो रही है वो हो रही है कि मोदी की कब्र कैसे खुदने वाली है। सुनिए आप। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। तो ये नारे लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये नोट करने वाली बात है। तो जो मुद्दा था, जो एफआईआर हुई थी, वो भी यही हुई थी और अब नारे भी वैसे ही लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये नारे उस समय लगाए गए जब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी हवाई अड्डे पर ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान वहां बहुत देर तक ऐसे ही हंगामा होता रहा और कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते रहे कि देश में तानाशाही आ गई है, इसलिए अब किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस और असम की पुलिस का कहना है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के समय पूरी कानूनी प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया है और असल में यह गिरफ्तारी असम पुलिस द्वारा की गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ सहयोग के लिए असम पुलिस के साथ अपनी एक टीम को भेजा था। अब आप ये देखिए कि जिस देश की न्यायिक व्यवस्था में आज भी 4,82,00,000 केसेस पेंडिंग है, हमारे देश के तमाम जो अदालतें हैं, हमारे पूरे देश की अदालतों में 4,82,00,000 मामले आज भी पेंडिंग है जो फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
तो देख लीजिए, लगभग 5 करोड़ मामले हमारे देश की अदालतों में पेंडिंग है। लंबी वेटिंग लाइन है, वेटिंग लिस्ट है। और आप तो जानते हैं, आप में से जितने लोगों ने कभी अदालतों में कोई केस लड़े होंगे, वो आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक बार अगर आपका केस कोई अदालत में गया तो 10, 15, 20 साल कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कई बार तो आपकी पूरी उम्र निकल जाती है और आपकी अगली जो पीढ़ी आती है वो भी उसी केस में फंसी रहती है। इतना लंबा वेटिंग लिस्ट है हमारे देश में अदालतों में। उसी देश में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2.5 घंटों में सुनवाई का समय भी मिलता है और 2.5 घंटे के अंदर उसी दिन जमानत भी मिल जाती है। पवन खेड़ा के गिरफ्तार होते ही कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की कि पवन खेड़ा को इस मामले में तुरंत राहत मिलनी चाहिए, उनकी सुनवाई आज ही होनी चाहिए। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल यह भी पूछा कि भाई ये पवन खेड़ा है कौन? तो लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा का नाम ही नहीं सुना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये पवन खेड़ा कौन है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पवन खेड़ा कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं और उन्हें आज ही दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस और असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब नोट करने वाली बात यह है कि जिस अकेले सुप्रीम कोर्ट में अब भी 69,511 मामले लंबित हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज भी 70,000 के लगभग मामले आज भी लंबित हैं जो अपने फैसले होने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है आज भी। अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत दिनों के बाद का समय मिलेगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी उस सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस मुद्दे पर सेम डे, आज के आज उसी समय सुनवाई करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गई और सुनवाई शुरू होने के सिर्फ 50 मिनट के अंदर अंदर पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत भी मिल गई। यानी पवन खेड़ा जैसी किस्मत इस देश में शायद बहुत कम लोगों की होगी। यानी इस केस में जो आदेश आया वो त्वरित था, बिल्कुल मिनटों में, चुटकी बजाते ही, और पवन खेड़ा को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। इसलिए अब हमें इंतजार इस बात का है कि जब कोई साधारण व्यक्ति मुसीबत में फंसेगा, जब आज भारत के किसी और नागरिक की इसी तरह देश के किसी इलाके में कोई पुलिस गिरफ्तारी कर लेगी और वो अपनी जमानत के लिए उसी दिन सुप्रीम कोर्ट आना चाहेगा, तब क्या सुप्रीम कोर्ट उस आम नागरिक को भी ऐसे ही समय देगा जैसे पवन खेड़ा को दिया? यह अलग बात है कि अभिषेक मनु सिंघवी आज इतने महंगे और बड़े वकील हैं, उनकी एक दिन की या एक सुनवाई की जो फीस है वो 20 से 25 लाख रुपए है। हमारे देश में कितने ऐसे लोग होंगे जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे 25 लाख एक दिन के वकील को अफोर्ड कर सकते हैं? तो आज हमारा बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश का अगर कोई साधारण सा नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद और कहे कि मुझे माय लॉर्ड इंसाफ दीजिए, तो क्या उस साधारण नागरिक की भी सुप्रीम कोर्ट उसी दिन सुनवाई करेगा और क्या उसे भी इसी तरह से राहत देगा जैसे पवन खेड़ा को दी? और पवन खेड़ा को अगर दी तो पवन खेड़ा में ऐसा क्या खास था कि पवन खेड़ा के लिए आज के आज ही तुरंत सुनवाई कर दी गई? कांग्रेस के जितने भी नेता आज पवन खेड़ा के बयान का समर्थन कर रहे हैं और इसे स्लिप ऑफ टंग बता रहे हैं, यानी जुबान फिसलने का मामला बता रहे हैं, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि इस मुद्दे पर आज जब अदालत में बहस शुरू हुई तो सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि वो खुद ये मानते हैं कि पवन खेड़ा का बयान सही नहीं था, पवन खेड़ा शब्दों से खेलने की कोशिश कर रहे थे और वहां वो गलती कर बैठे। और उन्होंने ये भी कहा कि पवन खेड़ा बिना शर्त के अपने इस बयान पर माफी मांगने के लिए भी तैयार है। दूसरी बात यह कि पवन खेड़ा का यह बयान आपत्तिजनक है, इसलिए इस बयान के बारे में कोर्ट को वो बोलकर नहीं बता सकते। तो इतने बड़े वकील ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, जब अदालत ने पूछा कि भाई इन्होंने बयान क्या दिया है बताइए, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, बयान ऐसा दिया है कि मैं खुद बोलकर नहीं बता सकता, आपको वो बयान सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैं तो अपने जुबान से वो बातें नहीं कर सकता। इसलिए कोर्ट को ये वीडियो दिखाया गया, अदालत में आज इस वीडियो को प्ले किया गया और यह फैसला जजों पर छोड़ दिया गया कि वो खुद ही तय करें कि यह बयान सही है या गलत। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन साथ ही इस बयान के लिए उन्हें कोर्ट की तरफ से चेतावनी भी मिली, जिसका जिक्र कांग्रेस के नेता आज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के इस आपत्तिजनक बयान को खुद सुना और फिर सुनकर
उन्हें यह चेतावनी दी है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे के आज दो विजेता हैं। विनर्स कौन है? आज के दो विनर्स हैं। पहले तो हैं स्वयं पवन खेड़ा, जिनका कद अब कांग्रेस पार्टी में बहुत बढ़ जाएगा। कांग्रेस में अब पवन खेड़ा सुपरस्टार बन जाएंगे आज के बाद, और वो आने वाले दिनों में कांग्रेस में प्रथम श्रेणी के नेता बन जाएंगे और उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बना सकती है, जो पहले उन्होंने नहीं बनाया था। आपको याद होगा पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा था, वो बड़े निराश हुए थे और उन्होंने कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। इसलिए आज उनकी तपस्या पूरी हो गई, अब उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की चमक सबसे ज्यादा होती है जो प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमले करते हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस में अभी तक सिर्फ एक प्रवक्ता हैं और उनका कद सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेताओं के बराबर है, जो पार्टी में बतौर प्रवक्ता काम करते हैं। लेकिन अब पवन खेड़ा शायद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता बन जाएंगे और अपने बाकी के जो प्रवक्ता हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और दूसरे आज के विजेता हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ 2 राज्यों में 3 एफआईआर दर्ज हुई थी और ये 2 राज्य हैं उत्तर प्रदेश और असम, और इनमें भी पवन खेड़ा के खिलाफ पहली एफआईआर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दर्ज हुई। और ये एक तरह से उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस के बीच एक रेस जैसी थी कि पहले पवन खेड़ा को कौन गिरफ्तार करेगा। और इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तेजी से काम किया और आज उनकी जीत हुई। हालांकि असम में इस मामले को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई और जो धाराएं लगाई गई उसके लिए उनकी भी काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि यह मामला ठीक है, उन्होंने आपत्तिजनक बयान तो दिया था, लेकिन इसमें इस तरह की एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी, गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस गिरफ्तारी का पवन खेड़ा को बहुत जबरदस्त फायदा होगा और जो उनके दूसरे जो कॉम्पिटिटर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी में, अब पवन खेड़ा बाकी के प्रवक्ताओं को मीलों पीछे छोड़ देंगे। असल में दर्ज हुई एफआईआर में पवन खेड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र, 153A यानी किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय और भाषा के खिलाफ टिप्पणी करके समाज में द्वेष पैदा करना, धारा 500 यानी किसी व्यक्ति की मानहानि, 504 मतलब किसी को अपमानित करना, 505 सेक्शन 1 मतलब फर्जी खबरें फैलाना और 505 सेक्शन 2 यानी 2 समुदायों में दुश्मनी पैदा करने के मामले में यह पूरी एफआईआर दर्ज हुई। यानी बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं इस एफआईआर में जो आपकी स्क्रीन पर है। कह रही है कि आखिर जुबान फिसलने के मामले में धारा 153A कैसे लगाई जा सकती है, क्योंकि यह धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय और भाषा के खिलाफ टिप्पणी करके समाज में द्वेष पैदा करता है। जबकि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के पिता का गलत नाम ही तो लिया था, तो असल में यह दलील कांग्रेस पार्टी की सही नहीं है। यह मामला क्या है अब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता जिस वर्ग से आते थे उसे मोड़ घांची तेली कहते हैं और इस जाति को भारत सरकार द्वारा ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है और इस हिसाब से प्रधानमंत्री के पिता का नाम गलत लेना उस जाति पर टिप्पणी है जिससे पूरा एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में आईपीसी की धारा 153A लगाना गलत नहीं है और यह बात असम पुलिस ने भी कही है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारत में अब लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या यह आरोप सही है? सच यह है कि ऐसे ही मामलों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बीजेपी और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती आई हैं और दूसरे विपक्षी दलों की राज्यों की सरकारों ने भी ऐसा ही कई बार किया है। कुछ उदाहरण आज मैं लेकर आया हूं। कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं, आप सबको भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकारें या विपक्ष की सरकारें इन्हीं धाराओं के अंदर लोगों को लगाकर अंदर कर देती हैं तब कोई बात नहीं होती। अब देखिए, मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को इन्हीं धाराओं में गिरफ्तार किया गया था जो धाराएं पवन खेड़ा के खिलाफ लगाई गईं और उस पत्रकार की गलती सिर्फ यह थी कि उसने अपने एक लेख में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल पर एक व्यंग कर दिया था। जून 2019 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए एक व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2020 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी तब उद्धव ठाकरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखने के लिए एक व्यक्ति को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया था और बड़ी बात यह कि उसके खिलाफ सिर्फ महाराष्ट्र में ही
एक नहीं 10 एफआईआर दर्ज हुई थी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अपमान करने के लिए, और उन सभी एफआईआर्स में वही सारी धाराएं लगाई गई थी जो आज पवन खेड़ा के खिलाफ लगी हैं। और यही बात सिर्फ कांग्रेस राज्यों में नहीं है, दूसरे राज्यों पर भी नजर डालिए। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल में एक प्रोफेसर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपने एक कार्टून के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की थी और इस कार्टून को अपने एक दोस्त को भेज दिया था। और यूपीए सरकार में भी इसी तरह के अनेक मामले पहले दर्ज हो चुके हैं। ये सब उन लोगों की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ऐसे ही मामलों में दूसरी जगहों पर पश्चिम बंगाल में अरेस्ट हो चुके हैं, दूसरे राज्यों में अरेस्ट हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इस तरह के मामलों में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकारों के जरिए इन्हीं धाराओं में केस दर्ज कराती है, तब लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं आता। लेकिन यहां एक बात हम और स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसे मामले अक्सर राजनीति से ही प्रभावित होते हैं, इसलिए सभी पार्टियों को सोच समझकर इन धाराओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इसे एक पॉलिटिकल टूल नहीं बनाना चाहिए। बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना मुझे कोई नोटिस दिए हवाई जहाज से उतारकर इस तरह से गैरकानूनी रूप से मुझे गिरफ्तार किया गया असम पुलिस द्वारा। न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा और आस्था है, जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई है। हेमंतो बिस्वा शर्मा जी ने जो अपने आप को बहुत बड़े लॉयलिस्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फर्जी एफआईआर असम में दर्ज करके और पवन खेड़ा जी को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं और न वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, न वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में प्रावधान डालना चाहा, वहाँ पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डिप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है? सुप्रिया श्रीनेश जैसे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आज वो पूरी शिद्दत के साथ अपने साथी पवन खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। सुरजेवाला जो हैं वो भी पूरी शिद्दत के साथ अपने साथी पवन खेड़ा के साथ खड़े हुए हैं। आज इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि पवन खेड़ा इनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और सुप्रिया जी को भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो तो आने वाले समय में भी प्रवक्ता बनी रहेंगी ऐसे ही, लेकिन पवन खेड़ा आज प्रवक्ता से नेता बन गए हैं। अब आप पवन खेड़ा की ये तस्वीरें देखिए जो उनकी गिरफ्तारी के बाद की हैं, और इन तस्वीरों में आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर नजर आएगा। आज के आज ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। देखिए जब वो बाहर निकले आपको उन्हें देखकर ऐसा लगेगा जैसे अब तक वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आज कहीं जाकर उनकी तपस्या पूरी हुई है। पिछले साल जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, तब उन्होंने निराश होकर एक ट्वीट किया था, ये कहते हुए कि शायद उनकी तपस्या में कुछ कमी रह गई। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज उनकी तपस्या पूरी हो गई। 55 वर्ष के पवन खेड़ा का राजनीतिक जीवन 25 वर्षों का है, और बड़ी बात यह है कि इन 25 वर्षों में भी 15 वर्ष उन्होंने दिल्ली की सरकार के लिए काम किया था। वर्ष 1998 में जब शीला दीक्षित पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तब उन्होंने पवन खेड़ा को अपना राजनीतिक सचिव बनाया, और पवन खेड़ा इस पद पर 15 वर्षों तक रहे। 15 वर्षों तक उन्होंने शीला दीक्षित के साथ काम किया, और 2013 में जब शीला दीक्षित सत्ता से बाहर हुई, तब उन्होंने जो है पवन खेड़ा ने यह राजनीतिक सचिव की नौकरी छोड़ी और फिर कांग्रेस पार्टी में अपने लिए संभावनाएं तलाशनी शुरू की। पवन खेड़ा के राजनीतिक जीवन को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं, जिसमें जिस जमाने में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब वो शीला दीक्षित के सामने झुककर एक फाइल लेकर खड़े हुए हैं। ये हैं पवन खेड़ा उस जमाने में जब शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी और वो उनके सेक्रेटरी थे। कांग्रेस पार्टी में पवन खेड़ा का आखिरी बार सबसे बड़ा प्रमोशन 2018 में हुआ था, जब उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया था, और बाद में 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस पार्टी की पब्लिसिटी कमेटी का कन्वीनर बनाया गया। और इसके बाद पवन खेड़ा को उम्मीद थी कि उनकी तपस्या से उन्हें राज्यसभा की सीट भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर आज लगता है कि उनकी तपस्या पूरी हुई है।